फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अनबी अभय को अपने सामने देखकर पहले तो चौंक गई, पर यह भाव उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। इतने दिनों बाद अभय को अपनी आंखों के सामने देखकर उसके दिल को बहुत सुकून पहुंचा। अनबी वहां क्या कहने आई थी वो भूल गई। अनबी अभय एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, पर एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में एक जैसे भाव उभर आए। पर जेनी आंटी की पारखी नजरों ने ये सब देख लिया। अनबी को अभय की बात याद आ गई कि रास्ते में हम एक दूसरे से टकरा गए तो दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा कर देंगे। जब उसे ये बात याद आई और वो फौरन वहां से चली गई। अभय जानता था अनबी को उसकी कही बात याद आ गई, इसलिए वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वो हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये तो होना ही था। तुम अनबी को बहुत चाहते हो ना? जेनी आंटी अभय के होठों की मुस्कुराहट देखकर उससे कहने लगी। अभय हैरानी से आंटी को देखने लगा। आंटी ने ये बात एकदम सहजता से कह दी, जबकि खुद अभय ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उसका दिल इतना बेचैन क्यों रहने लगा है। क्यों वो बार बार अनबी को याद करने लगा है, क्यों उसकी फिक्र करने लगा है। इस क्यों का अभय के पास कोई जवाब नहीं था। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभय ने आंटी की आंखों में देखकर कहा। हाँ, हो सकता है, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और बयां कर रही हैं। आंटी, मेरी आंखें क्या कह रही हैं? अभय उत्सुकता से आंटी से पूछने लगा। यही कि तुम अनवी को प्यार करने लगे हो, और कितना ये भी तुम्हें पता नहीं, पर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि तुम्हें प्यार हो गया है। अभय कुर्सी पर बैठ गया और आंटी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आंटी, चाय मिलेगी? अभय आंटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा। हाँ, मिलेगी अनवी, स्पेशल चाय, कहकर वो हंसने लगी। रोशनी रोशनी आंटी की आवाज सुनकर उनके पास आ गई। आंटी, कुछ काम था? रोशनी अनबी को 2 कप चाय बनाने के लिए कहना। रोशनी, ठीक है आंटी, मैं उसे बोलती हूँ चाय बनाने के लिए कहती हूँ। फिर रोशनी टी कैफे के अंदर चली गई। अनबी आंटी ने 2 कप चाय के लिए कहा है। अनबी जो एक तरफ गुमसुम बैठी हुई थी, वो रोशनी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। आंटी किसके लिए चाय बनवा रही है? अनबी ये जानना चाहती थी कि चाय क्या अभय के लिए मंगवा रही हैं आंटी? रोशनी, वो अभय और आंटी दोनों चाय पियेंगे। कौन अभय? चाय का पतीला गैस चूल्हे पर रखते हुए वो अनजान बनकर उसे पूछते हुए पतीले में पानी डालने लगी। हमारे टी कैफे के ठीक सामने जो गैराज है, वो गैराज अभय का है, उसे ही चाय पीनी है। अभय का गैराज? ये बात जानकर अनबी थोड़ी सी हैरान हुई। फिर हर बात भूलकर अभय के लिए उसकी पसंद की चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद चाय बन गई। उसने चाय कपों में छान दी। रोशनी, चाय बन गई है, चाय दे आओ आंटी को। रोशनी, अनबी, मेरे हाथ में आटा गीला लगा हुआ है, तुम दे आओ जा करके। अनबी का दिल धड़कने लगा। वो अभय के सामने नहीं जाना चाहती थी, पर उसने की कप चाय की ट्रे में रखे और एक प्लेट में कुछ स्नैक्स रख दिए। फिर लंबी सांस लेकर उसने चाय की ट्रे उठाई और बाहर की तरफ चली गई। आंटी, चाय। अनबी अभय को देखे बिना चाय की ट्रे वहां रखे टेबल पर रखकर जल्दी से वहां से चली गई। वो तुम्हारी पसंद की चाय। आंटी अभय की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसे चाय का कप पकड़ाने लगे। अभय ने चाय का कप आंटी के हाथ से पकड़ लिया और कप को अपने होठों से लगा लिया। अभय चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था, जो एक अचंभे की बात थी। अभय को अनबी को आंटी को यहाँ देखकर तसल्ली मिल गई कि वो ठीक है। अनबी अंदर से छुपकर अभय को चाय पीते हुए देख रही थी और उसे नजर भर कर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए अभय को देखकर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुक क्यों रही हो। अभय को देखकर उसे बहुत रोना आ रहा था, तो वो दूसरी तरफ चली गई जहां कोई नहीं था। वहां जाकर अकेले रोने लगी और खुद ही अपने आंसू पोंछने लगी। ये क्या नया सियापा है भगवान जी, मुझे उन्हें देखकर रोना क्यों आ रहा है? मैं रोना नहीं चाहती हूँ, फिर भी रोना आ रहा है मुझे। अनवी वहीं घास पर ही लेट गई। उसे अपने दिल की हालत समझ में नहीं आ रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और अब मैं बदल रही हूँ। उन्हें देखकर उनके गले लगने का मन क्यों कर रहा है? अनवी रोते हुए बड़बड़ाने लगी और फिर रोते रोते वहीं सो गई। अभय अनवी को देखकर अजीब से एहसासों में घिरने लगा। वो वहां से जाने से पहले अनवी को देखना चाहता था, पर फिर
उसने खुद को काबू किया। आंटी, मैं अब चलता हूँ, कहकर अभय तेज कदमों से वहां से निकल गया। कब तक अपने एहसासों को हम एक दूसरे से छुपाएंगे? आज नहीं तो कल ये हमें एक दूसरे के करीब ले आएंगे। अभय अनवी अपने दिल में एक दूसरे के प्रति पनपती भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे, या समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। अभय अब अपने फ्लैट पर नहीं जाना चाहता था। अभय गैराज में बने कमरे में रहता था। तीनों वक्त का खाना जेनी आंटी के टी कैफे में जाकर खाता था, जिसे अनवी खुद अपने हाथों से बनाती थी। अभय को रात को चाय पीने की आदत लग गई थी और वो वहां अनवी को देखने के लिए जाता था। वो चाय पीते हुए टी कैफे के अंदर झांकने की कोशिश करता कि कहीं अनवी की एक झलक उसे दिखाई दे जाए, पर अनवी उसके सामने आती नहीं थी। अभय बाहर से चाहे कितना भी कठोर क्यों ना बन जाए, पर दिल से बिल्कुल नरम था। अनवी को एक नज़र देखने के लिए वो टी कैफे पर चाय पीने के बहाने जाने लगा, पर अनवी उसके सामने नहीं आती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो अभय को प्यार करने लगी है। वो उससे दूरी बनाकर रखना चाहती थी। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। इस बात से अभय बहुत खफा भी हो गया कि अनवी उसके सामने नहीं आ रही। एक दिन उसने अनवी को अपने सामने लाने के लिए खुद को जख्मी कर लिया। उसने अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे के बीच रखकर फिर जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उसका हाथ गाड़ी के दरवाजे में पूरी तरह से भींच गया। दर्द की वजह से अभय ने अपने होठों को अपने दांतों के बीच में दबा लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, पर अनवी को अपने सामने लाने के लिए उसने खुद के हाथ को खुद ही जख्मी कर लिया। राजू, गैराज में काम करने वाले नरेश ने राजू को आवाज लगाई, जल्दी आ राजू, भाई का हाथ गाड़ी के दरवाजे में गया है। राजू अपना सारा काम छोड़कर दौड़ते हुए अभय के पास आया तो उसके जख्मी हाथ को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अभय के पास बैठकर उसके हाथ को देखने लगा, जिसमें से खून बह रहा था। भाई, ये कैसे हुआ? यार, गलती से मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अभय दर्द से अपनी आंखें मीचते हुए कहने लगा। अब क्या करूं मैं? राजू सोचने लगा। राजू, जेनी आंटी। अभय राजू को जेनी आंटी के पास जाने के लिए कहने लगा। राजू, भाई, आपको इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। अभय गुस्से से, मैंने जो कहा वो कर। राजू अभय का गुस्सा देखकर गैराज से निकलकर भागते हुए आंटी के पास पहुंच गया। राजू टी कैफे पहुंचकर जेनी आंटी कहकर आंटी को पुकारने लगा। राजू हाँफते हुए आंटी को आवाज लगा रहा था। आंटी पौधों को पानी दे रही थी। वो राजू की आवाज सुनकर उसके पास आ गई। राजू, क्या हुआ? तुम इतना क्यों हाँफ रहे हो? राजू ने हाँफते हुए, आंटी, अबे भाई का हाथ जख्मी हो गया है। आंटी चिंता से, क्या? कैसे जख्मी हो गया उसका हाथ? भाई का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ गया और वो पूरी तरह से जख्मी हो गया है। आंटी, भाई आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अनबी, अनबी। आंटी अनबी को आवाज लगाने लगी तो अनबी अंदर से भागती हुई, आंटी क्या हुआ है? अनबी, तुम जो हल्दी का लेप बनाती हो जिससे जख्म जल्दी भर जाता है, वो हल्दी का लेप बनाकर तुम अभय के गैराज में ले आओ, पर जल्दी। अनबी हैरानी से, आंटी, हल्दी का लेप बनाकर वहां क्यों ले आऊं? किसी चोट लगी है? आंटी चिंतित होकर, अभय को। अनबी की बड़ी हो गई आंखें। अभय को? हाँ, मैं उसी के पास जा रही हूँ, राजू के साथ गैराज में। तुम जल्दी से हल्दी का लेप बनाकर ले आओ वहां पर। अभय की चोट का सुनकर अनबी सुन्न हो गई। आंटी, आप जाकर अभय को देखिए, मैं जल्दी से अभय के लिए लेप बनाकर लाती हूँ। कुछ देर में आंटी अभय के गैराज में अभय के पास बैठी हुई थी। उसका हाथ देखने लगी। अभय, चोट कैसे लगी तुम्हें? आंटी अभय की आंखों में देखकर उससे पूछने लगी। आंटी बस लग गई। अभय से बोला नहीं जा रहा था, पर आंटी अभय की आंखों में देखकर सब समझ गई। पागल, कहकर वो धीरे से बड़बड़ाई। तभी अनबी भी हल्दी का लेप बनाकर वहां गैराज में पहुंच गई। अभय के लिए वो किस कदर चिंतित थी, वो उसके चेहरे के भाव देखकर पता चल रहा था। अभय का हाथ देखकर उसकी आंखें भर आई, पर वो अपने आसपास देखकर अपने आंसुओं को पी गई। आंटी लेप। अनबी लेप की कटोरी आंटी के सामने करती हुई, अनबी तुम खुद ही लगा दो। आंटी अभय की ओर देख रही थी, जो अनबी को अपने सामने खड़ा देखकर दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। अनबी बिना ना नुकुर किए अभय के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में एक आंसू बहकर अभय की जख्मी हथेली पर गिर गया। अभय अनबी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और दूसरे ही पल वो बेहोश होकर अनबी की गोद में गिर गया। अभय के हाथ पर अनबी ने हल्दी का लेप लगा दिया था, पर उसके हाथ पर जख्म गहरा था, इसलिए जेनी आंटी ने अपने जानने वाले एक डॉक्टर को रात को ही बुलाकर उसके हाथ पर मरहम पट्टी करवा दी। अभय ने अपना हाथ जख्मी तो कर लिया,
पर अब उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभय को दर्द में देखकर अनवी की आंखें भर आई, पर वो उसके सामने रोती भी कैसे। वो अभय के पास रहना चाहती थी, पर किस हक से रहती। इसलिए वो वापस टी कैफे में चली गई। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत बुरे हैं आप। आपने मुझे अपने घर में रखा, फिर मेरी कोई गलती के बिना मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया, और अब यहाँ मेरे सामने फिर से आ गए। मुझे आप पर गुस्सा आना चाहिए, पर गुस्सा नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों। कहकर तकिए में अपना मुंह छिपा कर रोने लगी। जेनी आंटी राजू को अभय का ख्याल रखने का बोलकर वहां से टी कैफे की तरफ आ गई। राजू अभय से छोटा था, इसलिए राजू अभय को अपना बड़ा भाई मानता था। राजू अभय के ज्यादा करीब था, इसलिए वो अभय के ज्यादा फिक्र करता था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अभय का हाथ इतनी बुरी तरह से जख्मी कैसे हो गया। उसे पता नहीं क्या सूझा। वो जेनी आंटी के पीछे भागा। आंटी आंटी पुकारते हुए आंटी के सामने जाकर खड़ा हो गया। आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो हाँफते हुए बोलने लगा। आंटी राजू की तरफ देखकर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरती हुई, यही कि अभय का हाथ जख्मी कैसे हो गया है। राजू को मुंह हैरानी से खुल गया। आंटी, आपको कैसे पता है? मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ। आंटी हंसते हुए, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। राजू उत्सुकता से, आंटी आपको पता है तो बताइए ना। आंटी ने रहस्य उद्घाटन से करते हुए कहा, तेरी अभय भाई को प्यार हो गया है। क्या? राजू का मुंह आंटी की बात सुनकर पूरा खुला हो गया। आंटी, प्यार और भाई को? नामुमकिन। बेटा, सब मुमकिन हो जाता है जब आपकी नजरें किसी को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। अभय प्यार में है। राजू जिज्ञासा बस, आंटी लड़की कौन है जिसने भाई को बदल दिया? आंटी मुस्कुराती हुई, अनवी। राजू को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। आपकी टी कैफे वाली अनवी? हाँ वही अनवी। पर दोनों अभी इस बात को मान नहीं रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। आंटी, अनवी मेरी भाभी बनने वाली है, कहकर वो छोटे बच्चे की तरह नाचने कूदने लगा। आंटी, भाभी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है। राजू, तुम अभय का ख्याल रखना। अब तुम उसके पास जाओ। उसने हाथ तो जख्मी कर लिया है, पर उसे बहुत दर्द होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं ख्याल रखूंगा भाई का। आंटी, अब आप भी जाइए और आराम करिए। अनवी फिर से अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। उसे अभय का दर्द उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अभय का दर्द महसूस करके वो रोने लगी। मुझे उन्हें दर्द में देखकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है मुझे। ये क्या हो गया है मुझे? यही सब सोचते सोचते वो सो गई। अगले दिन टी कैफे में रोज की तरह भीड़ थी। अनवी का ध्यान रह रहकर अभय की तरफ जा रहा था। इस चक्कर में उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई और उसका हाथ बुरी तरह से जल गया, पर अनवी को जलन का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभय का जख्मी हाथ वाला सीन बार बार चल रहा था। उसने एक नज़र अपने लाल हाथ को देखा जो चाय से जल गया था, और उसे इग्नोर करके फिर से काम करने लगी। अभय सुबह रोज की तरह उठ गया था। अपने हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। भाई? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो राजू उसके सामने खड़ा था। भाई, हाथ कैसा है अब आपका? ठीक है। अभय अपने हाथ को देखकर मुस्कुरा रहा था। राजू को सोचते हुए अभय की तरफ देखकर, चोट तो हाथ पर लगी, पर असल लगता है दिमाग पर हुआ है इनके। भाई, चाय कहाँ पियेंगे? टी कैफे पर? राजू अभय को शरारत से कहने लगा तो अभय ने एक भौं उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। राजू अभय की नजरें देखकर घबरा गया। मेरे कहने का मतलब है, चाय यहाँ लाते लाते ठंडी हो जाती है। राजू एक सांस में बोल गया। अभय ने उसे घूरा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और गैराज के मेन दरवाजे से बाहर निकल गया। भाई, भाभी के प्यार में दीवाने हो गए हैं। राजू बहुत खुश था अभय के प्यार के बारे में जानकर। अभय टी कैफे में पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ थी। उसने एक खाली टेबल देखा और उस तरफ चला गया। कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसकी नजरें बेचैन होकर अनवी को तलाशने लगी। तभी वहां आंटी आ गई। अभय को देखकर उसके पास चली गई। अभय, तुम यहाँ? आंटी अभय के पास रखी कुर्सी को खींचकर बैठते हुए पूछने लगी। चाय पीने का मन किया तो आ गया। अभय अपने हाथ में बंधी पट्टी की तरफ देखकर कहने लगा। चाय पीने का मन हुआ या चाय बनाने वाली को देखने का मन हुआ? आंटी अभय की तरफ देखकर कहने लगी। दोनों का। अभय आंटी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगा। आंटी अभय के होठों पर मुस्कुराहट देखकर कहने लगी। हाँ, तो ये बात है, चाय भी आएगी और चाय बनाने वाली भी।
गुंजन अनबी को कहना 2 कप चाय लेकर आए। गुंजन आंटी की बात सुनकर टी कैफे के अंदर चली गई। अनबी को चाय बनाने को कहकर वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद अनबी अपने हाथ में चाय की ट्रे पकड़कर आंटी के पास आई तो वहां अभय को देखकर ठिठक गई। वो चाय की ट्रे टेबल पर रखकर अभय को इग्नोर करके जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनबी अभय की तरफ देखने लगी तो अभय अनबी के चाय से जले हुए हाथ को देख रहा था। हाथ देखते हुए, कैसे जला? गुस्से से उसकी तरफ देखकर, आपसे मतलब? अभय गुस्से से दांतों को पीसते हुए अपनी जगह से उठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उस तरफ ले गया जहां पानी का नल था, पर वहां कोई नहीं था। अभय अनबी का हाथ पकड़कर वहां से ले गया और आंटी दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगी। अभय ने पानी का नल चला दिया और उसके जले हुए हाथ को उसके नीचे कर दिया। अनबी की आंखों में आंसू आ गए। अनबी अभय के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रही, पर अभय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वो रोने लगी। अभय ने अनबी को उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनबी उसकी बाहों में कसमसाती रही और रोती रही। अभय ने अनबी को अपने सीने में पूरी तरह से भींच लिया। अभय अनबी एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसका एहसास दोनों को हो गया था। अभय ने अपने दिल की बात उसे बता दी थी। अनबी के लिए ये सब बातें अप्रत्याशित थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभय उससे प्यार करता है। एक तरफ अचानक से मिली खुशी थी, पर दूसरी तरफ अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे कहीं उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। मधु के पापा ने अभय के पापा से मिलकर सगाई की बात कर ली। मधु के पापा ने नकली आंसू बहाकर मधु की इज्जत की दुहाई देकर अभय के पापा को मधु और अभय की सगाई के लिए मना लिया। अभय के पापा ने भी बिना सोचे समझे अभय मधु की सगाई करने की ठान ली। अभय टी कैफे में अपने एक घुटने के बल बैठकर, अनबी, विल यू मैरी मी? अनबी अभय के मुंह से ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। वो अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभय इतनी जल्दी उसे प्रपोज कर देगा। अभय अनबी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, विल यू मैरी मी? अनबी की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। टी कैफे में मौजूद हर इंसान दोनों को देखकर उन्हें चीयर करते हुए तालियां बजाने लगे। वो हाँ में अपना सिर हिलाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसकी रिंग फिंगर में बहुत खूबसूरत सी रिंग पहना दी। जेनी आंटी और टी कैफे में काम करने वाले अनबी के साथी दोनों को एक साथ देखकर हूटिंग करने लगे। अनबी अभय की तरफ एक टक देखने लगी। आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? अभय सीधा खड़े होते हुए कहने लगा, तुम्हें कोई शक है? अनबी उसकी आंखों में देखकर, मुझे आज तक सब आधा अधूरा ही मिला। मैं और मेरा प्यार तुम्हें अधूरा कभी नहीं रहने देंगे, कहकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सबके सामने उसका माथा चूम लिया। अनबी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभय ने उसे सबके सामने उसे हक कर लिया। तुम्हें मैं हमेशा अपने सीने में छुपा कर रखूंगा अनबी, आई लव विथ यू। अनबी ने भी अभय को सबके सामने टाइट हक करते हुए, आई लव यू टू। दोनों की खुशी में सभी शामिल हो गए। कुछ दिनों के बाद अभय टी कैफे में बैठा चाय पी रहा था, तभी वहां 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। टी कैफे में बैठा हर इंसान उन गाड़ियों की तरफ उत्सुकता से देखने लगा। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में से एक रौबदार पर्सनालिटी वाला शख्स बाहर निकला। अभय ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ थोड़ी मोड़ी, फिर अपने पीछे खड़े शख्स को अपनी तरफ आता देखकर दोबारा अपना सिर घुमा लिया, जैसे वो उस शख्स को देखकर इग्नोर कर रहा था। अभय, एक रौबदार आवाज गूंजी, पर अभय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो आराम से चाय पी रहा था। कुछ देर बाद चाय पीकर वो वहां से उठकर जाने लगा। तभी अनबी और जेनी आंटी भी वहां पहुंच गईं, पर अभय से दूर खड़ी रही। अनबी उस शख्स को देखकर जेनी आंटी से, आंटी ये कौन है? जेनी आंटी उस शख्स को देखकर, अभय के पापा। अनबी हैरानी से आंटी को देखने लगी। अभय, हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अभय उनकी तरफ मुड़कर टेढ़ा सा मुस्कुराने लगा। आप मुझसे कह रहे हैं सर? अभय, हम तुम्हारे पापा नील चौधरी हैं। तुम क्या भूल गए हो कि तुम राजघराने से ताल्लुक रखते हो? तुम इस घटिया सी गंदी सी जगह पर क्या कर रहे हो? नील चौधरी टी कैफे को देखकर कहने लगे। पहली बात, मैं आपको नहीं जानता हूँ, और जब मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मैं आपका बेटा कैसे बन गया? मैं एक आम इंसान हूँ। मैं किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं तो एक गैराज का मालिक हूँ बस। दूसरी बात, इस जगह को गंदी जगह बोलने का आपको कोई हक नहीं है। यहाँ लोग आकर खाना खाते हैं
और जिस जगह खाना खाया जाता है उस जगह को गंगा नहीं बोलते। अभय ने नील की आंखों में देखकर कहा। अभय, नील चौधरी गुस्से से तिलमिला उठे। चुपचाप से हमारे साथ घर चलो। बहुत कर ली अपनी मनमानी तुमने। तुम्हारी सगाई है मधु से। किसने कहा कि मैं मधु से शादी करूंगा? अभय भी उसी टोन में कहने लगा। नील अकड़ दिखाकर, हम कह रहे हैं आपके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बीच का रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब आपने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया था और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। उस झूठी लड़की मधु की बातों पर विश्वास करके मैं कितना गिड़गिड़ाया था आपके सामने कि मैंने कुछ नहीं किया, पर आपने मेरी कही एक बात नहीं मानी। मैं आपको नहीं जानता हूँ, बात खत्म। अब आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए जाना है। अभय, तुम होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम घर चलो, सगाई की तैयारियां करनी है। वो उसकी कलाई पकड़ते हुए कहने लगे। देखिए, मुझे देर हो रही है। मेरी होने वाली पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। 2 दिन बाद मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। अभय ने नील के हाथ में से अपनी कलाई निकाली और अनवी के पास जाकर उसे एक बाह के घेरे में ले लिया। मेरी होने वाली पत्नी मिसेस अनवी अभय। अभय अनवी की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में आंसू थे। नील गरजते हुए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे अगर तुमने इस लड़की से शादी की। आपकी जायदाद मुझे चाहिए भी नहीं। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। नील बहुत गुस्से में आ गया। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अनबी से ही मैं शादी करूंगा, कहकर अनबी को उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लिया और नील की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। नील अभय की मुस्कुराहट को बर्दाश्त न कर सका और गुस्से से, आज से तुम हमारे बेटे नहीं और हम तुम्हारे पिता नहीं, कहकर गुस्से से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। सभी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। अनबी नम आंखों से, ये क्या किया आपने? उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए? मेरी वजह से आप अपने परिवार से अलग हो गए? अभय अनबी की तरफ देखकर, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया है, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। अब इन सब बातों को छोड़ो और शादी की तैयारियां करो। जेनी आंटी, 2 दिन बाद कोर्ट में हमारी शादी होगी। अनबी अभय की बात सुनकर हैरान हो गई और जेनी आंटी खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है अभय, तुमने सही फैसला लिया है। अभय अनबी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तो इसे भी समझाइए कि बेकार की बातों में आकर अपना ब्यूटीफुल सा चेहरा खराब ना करे। तुम चिंता मत करो, ये भी खुश है। बस ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, अनबी को यकीन नहीं आ रहा है। मैं इसी से शादी करूंगा। अब आप और अनबी चलिए मेरे साथ शॉपिंग करेंगे। अनबी के लिए शादी के कपड़े खरीदने हैं। अभय ने अनबी के हाथ को अपने हाथ में कस लिया और प्यार से उसकी ओर देखने लगा। कुछ देर बाद तीनों शॉपिंग करने के लिए चले गए। सभी शादी की तैयारियां करने में जुट गए। शादी का दिन भी आ गया। अनबी लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी, अच्छे से सजी संवरी थी। अभय के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां राजू आ गया, पर बच्चों की तरह रोते हुए। अनबी और आंटी राजू को रोते हुए देखकर घबरा गए। अनबी का दिल बहुत घबराने लगा राजू को रोते हुए देखकर। आंटी राजू के पास आकर घबराते हुए, राजू तुम रो क्यों रहे हो? राजू जोर जोर से रोने लगा। अभय भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। उन्हें बहुत चोट आई है। अभय के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर अनबी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेहोश होकर धड़ाम से फर्श पर गिर गई। मधु के पापा ने मधु को बता दिया कि अभय ने उससे सगाई करने से इनकार कर दिया है, पर मधु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बन संवर के पार्टी करने के लिए निकल गई। मधु के पापा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अभय ने मधु से सगाई करने से मना कर दिया है। वो कोई भी तिकड़म लगाकर अभय मधु की सगाई अभय से करवाने के सपने देख रहे थे, इसलिए वो अभय को मनाने की तरकीबें सोचने लगे। अनबी आंसुओं से भीगी हुई आंखों से, राजू अभय का एक्सीडेंट कैसे हो गया? राजू रोते हुए, भाभी भैया गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने चले गए थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ मुझे नहीं पता। गैराज के लैंडलाइन नंबर पर किसी ने कॉल करके भैया के एक्सीडेंट के बारे में बताया। आंटी अनबी के पास आकर, राजू हमें पहले अस्पताल चलना है, अभय वहां अकेला होगा। अनबी रोते हुए आंटी और राजू के साथ अस्पताल के लिए जीप में बैठकर निकल गई। अभय के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर सभी अस्पताल पहुंच गए। अभय का ऑपरेशन चल रहा था। अनबी अभय की शादी के दिन अभय का एक्सीडेंट हो गया। अनबी एक साइड खड़ी थी। अनबी लाल साड़ी पहनकर पूरी 16 श्रृंगार करके तैयार हुई थी अभय की दुल्हन बनने के लिए। पर खुशियां पल भर की मेहमान निकली उसकी जिंदगी में। वो तो नजरें चुरा कर चली गई उससे। कुछ देर बाद ऑपरेशन के थिएटर के अंदर से डॉक्टर बाहर निकल कर आए। अनबी, राजू, आंटी, गैराज के लड़के भी डॉक्टर के पास चले आए। आंटी डर कर घबराहट से डॉक्टर से, डॉक्टर
अभय कैसा है अब? डॉक्टर आंटी से। अभय के सिर पर गहरी चोट लगी है, बाकी शरीर पर छोटे मोटे फ्रैक्चर आए हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हमें चिंता है उनके सिर पर लगी चोट की। अनबी नम आंखों से। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? फिलहाल तो वो बेहोश है और अगले 24 घंटों तक सोते रहेंगे। जब अभय नींद से जागेंगे तभी स्थिति का पता चलेगा। डॉक्टर ये कहकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद अभय को कमरे में शिफ्ट कर दिया। अनबी अभय के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अभय के हाथ को अपने हाथों में भर लिया। आपने कहा था आप मुझे मुकम्मल करेंगे, पर आप तो धोखेबाज निकले। आपको जल्दी से ठीक होना होगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, कहकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सिसकने लगी। आंटी कमरे के दरवाजे में लगे हुए शीशे से बाहर देखने लगी। गॉड, आपने दोनों बच्चों के साथ ये क्या किया? मेरे बच्चे को ठीक कर दो गॉड, दोनों को अलग मत करना। अबे अभी भी बेहोश था, किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं। सभी भूखे प्यासे बस अभय के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सबने रात ऐसी ही गुजार दी, किसी ने एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकी। अगले दिन सुबह अभय के कमरे में से अभय के चीखने की आवाजें आने लगी। अनबी आंटी जब कमरे में गई तो उनके होश उड़ गए। दो वार्ड बॉयज ने अभय को उसके हाथों से उसे कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि अभय ने नर्स का सिर फोड़ दिया था। वार्ड बॉयज अभय पर हाथ उठाने लगे तो अनबी ने बीच में ही वार्ड बॉयज के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। दोनों की जलती निगाहों से देखने लगे। आइंदा इन पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय झट से अनबी के पीछे आकर छिप गया और उसकी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को ढक लिया। अनबी अभय का ऐसा बिहेव देखकर आंटी की तरफ देखने लगी। अभय के सिर पर चोट लगने की वजह से उसके सिर के सारे बाल काट दिए थे। उसके पूरे सिर पर पट्टी बनी हुई थी। वार्ड बॉय जबरदस्ती उसे खींचते हुए कहीं ले जा रहे थे। अभय ने उन्हें पीट दिया उससे जबरदस्ती वहां से ले जाने पर। अभय ने अनबी की साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को ढक कर रखा हुआ था। कोई उसे छूता तो वो उसे मारता। मुझे कहीं नहीं जाना है, कहकर अभय बच्चों की तरह रोने लगा। लगता है ये पागल हो गया, वार्ड बॉयज आपस में खुसर फुसर करते हुए कहने लगे। अनबी ने उनकी बात सुन ली। अभय की हालत देखकर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो अभय के चेहरे के ऊपर से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे करने लगी तो अभय ने उसकी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया। अनबी आंटी की तरफ रुआंसी होकर देखने लगी। आंटी अभय ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इन्हें अचानक क्या हो गया है? आंटी अनबी की तरफ देखकर, अनबी हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए अभय के बारे में। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अनबी अभय के चेहरे से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे करने लगी तो अभय ने उसकी साड़ी के पल्लू के दोनों किनारों को कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना, वरना वो दोनों अंकल मुझे मारेंगे। अभय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आंटी और अनबी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि अभय ऐसे बात क्यों कर रहा है। तभी डॉक्टर वहीं आ गए। अनबी डॉक्टर से, डॉक्टर ये अभय को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर अनबी की तरफ देखकर, पेशेंट के सिर पर गहरी चोट लग गई है, जिसकी वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें इन्हें पागल खाने ले जाना पड़ेगा। अनबी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। क्या अभय और पागल? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे और अचानक से पागल। मैं अभय को कहीं नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर अनबी को समझाते हुए, देखिए इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वहां इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। अनबी गुस्से से, डॉक्टर आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये पागल हो गए? डॉक्टर इनकी हरकतें देखकर यही लग रहा है। अनबी डॉक्टर की आंखों में देखकर, इनकी हरकतें देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये पागल हो गए? ये भी हो सकता है कि ये किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हो सकता है, पर इन्हें एक जना संभाल नहीं पाएगा। डॉक्टर मैं इन्हें संभाल लूंगी, आप बस ये बताइए कि हम इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं कि नहीं। मैं आपको इन्हें यहाँ से ले जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये इंसान पागल है, किसी को भी बिना सोचे समझे मार देता है। अनबी गुस्से से तेज आवाज में, आपका दिमाग खराब हो गया है डॉक्टर। आपने ना ही इनके टेस्ट करवाए जिससे ये पता चल सके कि इनकी मानसिक हालत कैसी है। कोई भी इंसान एकदम से पागल कैसे हो जाएगा? अभी इन्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये पागल है? हमें तो इन्होंने नहीं मारा जब से हम यहाँ आए हैं। अनबी उसे आंखें तरेरते हुए देखकर कहने लगी। डॉक्टर हड़बड़ाते हुए, वो मैं तो डॉक्टर मैं अभय को अपने साथ यहाँ ले जा रही हूँ। ये पागल नहीं है, पर हो जाएंगे अगर अभय यहाँ रहेंगे। अनबी ने अभय के चेहरे के ऊपर से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे कर लिया। अभय चलिए मेरे साथ। अनबी ने अभय के सामने अपना हाथ किया।
तो अभय ने झट से उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ बहुत गंदे अंकल रहते हैं, मुझे मारा इन लोगों ने। अभय रोते हुए एकदम से अनबी के गले से लगकर चिपक गया। अनबी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने डॉक्टर को गुस्से से घूर कर देखा। उसने अभय की पीठ पर अपना हाथ फिराया। आप मेरे साथ चलेंगे, वहां आपको कोई नहीं मारेगा। जेनी आंटी अभय के सिर पर प्यार से अपना हाथ फिराते हुए, अभय तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हें वहां सब प्यार करेंगे। अभय अनबी से थोड़ा सा अलग हुआ, फिर आंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, फिर अनबी की तरफ देखकर बच्चों की तरह मुस्कुराने लगा। अनबी ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और वहां से आंटी और अभय के साथ चली आई। डॉक्टर अभय को वहां से ले जाते हुए देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अनबी और आंटी अभय को अस्पताल से घर ले आई थी। अभय को इस वक्त इलाज की जरूरत थी, पर अनबी डर गई कहीं अभय के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभय बेड पर सो रहा था, अनबी की गोद में सिर रखकर। उसके पूरे सिर के चारों ओर पट्टी बंधी हुई थी, बाकी शरीर पर भी उसे चोटें आई थी। अनबी अपनी गोद की तरफ देखकर, आंटी अभय के साथ ये सब क्या हो गया है? अनबी गॉड हमें आजमाने के लिए कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। तुम भी ये समझ लो गॉड तुम दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। आंटी अभय को इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है, और ये ऐसे बच्चों जैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? अनबी अभय के सिर पर चोट लगी है, हो सकता है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अनबी चिंतित होकर, हमें अभय का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, मेरे जानने वाले एक डॉक्टर हैं, हम अभय को उनके पास लेकर चलेंगे। तुम अब आराम करो, अभय का ख्याल रखना, अगर किसी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आंटी फिर वहां से चली गई। अनबी अभय के सिर को अपनी गोद में से उठाने लगी तो अभय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने दर्द से कराहते हुए नींद में ही अनबी की बेली में अपना चेहरा छुपा लिया। अनबी अभय के इस तरह करीब आने से घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई, और कोई वक्त होता तो नजारा कुछ और होता। इस वक्त अनबी चाह कर भी अभय को खुद से अलग नहीं कर पाई। अभय बच्चे की तरह अनबी की बेली में अपना सिर छुपाकर सो रहा था। अनबी की आंखों में आंसू आ गए अभय की ऐसी हालत देखकर। अनबी ने बेड के ग्राउंड से अपना सिर लगा लिया और अभय का सिर अपनी गोद में बहुत ही सावधानी से रख लिया, ताकि अभय को ज्यादा दर्द ना झेलना पड़े। कुछ ही देर में अनबी की आंख भी लग गई। सुबह अनबी ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा अभय उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसे कसकर पकड़कर सो रहा था। अनबी को अभय ने कसकर पकड़ रखा था, तभी वहां आंटी आ गई। आंटी दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। अनबी अभय की तरफ देखकर, आंटी अनबी के पास आ गई। बेड पर बैठकर अभय का सिर अनबी के सीने के ऊपर से उठाकर बहुत ही सावधानी से तकिए पर रख दिया। अनबी लंबी सांस खींचते हुए बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। अनबी डॉक्टर से बात की है मैंने, वो घर पर ही आ रहे हैं अभय का चेकअप करने के लिए। आंटी घर पर? मेरे पति के दोस्त हैं, वो बोले घर आकर एक बार देख लेता हूँ, फिर अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है आंटी, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर अभय का मुआयना करते हुए, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, शायद सीटी स्कैन करना पड़ेगा, इसके लिए इन्हें अस्पताल लाना पड़ेगा। ठीक है, हम अभय को अस्पताल ले आएंगे। डॉक्टर आज ही जाइए, इनकी हालत ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हम अभय को अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद अनबी आंटी और राजू अभय को अस्पताल लेकर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अभय के सारे टेस्ट होने लगे। डॉक्टर ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में वक्त लगना था, पर डॉक्टर ने अभय का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। उसके सिर की पट्टी खोलकर पूरे सिर का मुआयना किया, फिर शरीर के बाकी हिस्सों को भी मुआयना किया। अनबी डॉक्टर से, डॉक्टर अभय को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? जख्म तो जल्दी भर जाएंगे, सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी आ गई है। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखने लगे। इनके सिर की नस दब गई है। क्या? नस के दबने से इनमें बहुत बदलाव आएंगे, इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अभय कब तक ठीक हो जाएंगे ये कहना मुमकिन है, ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी। अनबी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। डॉक्टर ने अभय की पूरी रिपोर्ट देखकर ये बताया कि अभय के सिर की नसें प्रेस हो गई हैं, जिसकी वजह से अभय के व्यवहार में बदलाव आया है। अनबी और आंटी डॉक्टर की बात सुनकर घबरा गई। अनबी चिंतित स्वर में, डॉक्टर क्या अभय कभी ठीक नहीं होंगे? डॉक्टर होंगे, पर कब ये कहना मुश्किल है। इनका इलाज तब तक चलेगा जब तक इनकी चोटें ठीक नहीं हो जाती हैं। सिर की नसें दोबारा खुलने में वक्त लग सकता है। तब तक अभय का आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी एक बच्चे की तरह। ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
डॉक्टर की बातें सुनकर अनवी बहुत मायूस हो गई। अभय को अनवी और आंटी अस्पताल से घर वापस ले आई थी। अभय टी कैफे में लोगों की भीड़ देखकर घबरा गया। टी कैफे में मौजूद लोग अभय को अजीब सी नजरों से देखने लगे तो अभय एकदम से अनवी के गले से चिपक गया। अभय के इसलिए अचानक से उसके गले से लगने से वो हड़बड़ा गई। वो नीचे ही गिर जाती अगर वो कुर्सी को ना पकड़ती। अभय अचानक से अनवी के कभी गले से लग जाता तो कभी रात को उससे लिपट कर सो जाता। अनवी अभय को अकेला भी नहीं छोड़ पा रही थी और उसके साथ भी नहीं रह पा रही थी। अभय की नजदीकियों से अनवी के अंदर जज्बात उमड़ पड़ते, पर अभय की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अनवी के जज्बातों को समझ पाता। अभय हमेशा अनवी के आगे पीछे ही घूमता रहता। अनवी आंटी से, आंटी हमें अभय के घर वालों को अभय की हालत के बारे में बताना चाहिए। मैंने राजू को कहा है कि वो अभय के एक्सीडेंट के बारे में बता दे। अभय के इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है और आगे भी होगा। मेरे पास जो भी सेविंग्स है मैं अभय के इलाज में खर्च कर दूंगी, पर हमें और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अनवी सोचते हुए, मैं भी यही सोच रही हूँ कि पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। भाभी, अनवी अपने सामने देखने लगी तो राजू खड़ा था जो उदास था। अनवी ने राजू को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। राजू, क्या हुआ तुम्हें? भाभी, भैया के मम्मी पापा यहाँ नहीं है। अनवी हैरानी से, यहाँ नहीं है मतलब? वो लंदन चले गए हैं और इंडिया वापस भी आएंगे ये पक्का नहीं है। अनवी बुरी तरह से चौंक गई। क्या? वो ऐसे कैसे जा सकते हैं अभय को अकेला छोड़कर? भाभी, मैं उनके घर भी गया था पर मुझे वहां किसी ने कुछ नहीं बताया और मुझे वहां से भगा दिया। भगा दिया? राजू रुआ सा होकर, भाभी क्या आप भी भाई को छोड़कर चली जाएंगी उनकी ऐसी हालत में? अनवी हैरानी से, राजू फिर? अनवी राजू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर, राजू अभय से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ मैं। उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर अभय को ठीक करेंगे। राजू अनवी की बात सुनकर रोते रोते मुस्कुराने लगा। भाभी, भाई भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप भाई से नाराज हो गई थी तो उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ को जख्मी कर लिया था ताकि आप उनके सामने आ जाए। अनवी राजू की बात सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अभय मेरे नाराज होने से इतना बेचैन हो गए थे कि अपना हाथ खुद ही जख्मी कर लिया। अभय, मैं भी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अनवी ने बात मन ही मन कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अभय के सिर की पट्टी खुल चुकी थी। बाल कटने की वजह से अभय के सिर पर बाल थोड़े कम ही नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते, पर अनवी सबको अच्छे से सुनाती। अनवी टी कैफे में काम कर रही थी, तभी अभय भागते हुए आया और उसके दुपट्टे के कोने को पकड़कर खींचने लगा। अनवी पराठे सेकते हुए अपने साइड में देखने लगी जहां अभय खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या चाहिए आपको? अनवी पराठे को थाली में रखते हुए कहने लगी। अभय बच्चों की तरह मचलती हूँ, मुझे खेलना है बंटी गोलू के साथ। आपको पता है ना कल आपको चोट लग गई थी? अनवी अभय की तरफ देख कर कहने लगी। पता है, पर वो चोट उस मुन्नू की वजह से लगी थी। अभय मुंह बनाकर कहने लगा। अनवी अभय के सामने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथों को लगाकर खड़ी हो गई। अगर आज लगी तो नहीं लगेगी, गोलू और बंटी है ना मेरे साथ, दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अभय अनवी को मनाते हुए। अनवी प्यार से, पहले नाश्ता कर लीजिए फिर खेलने जाना, मुझे देर हो जाएगी। अभय अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए, पहले नाश्ता फिर खेलने जाना। ओके। फिर अनवी अभय को अपने हाथों से पराठा खिलाने लगी। अभय अनवी के साथ बहुत खुश रहता था। अभय नाश्ता करने के बाद, अब जाऊं? हाँ अब जाइए पर जल्दी आना। ओके कहकर अभय जाने लगा, फिर एकदम से पीछे मुड़ा और अनवी के पास आ गया और उसके गाल को चूमकर हंसते हुए वहां से चला गया। अनवी अपने गाल पर हाथ रखकर हथप्रभ से खड़ी रह गई। कुछ देर बाद गोलू भागते हुए अनवी के पास आया। दीदी, अबे भैया को कुछ गुंडे मार रहे हैं। अनवी बुरी तरह से चौंकी और गोलू के साथ वहां पहुंच गई जहां अभय को गुंडे मार रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।